इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर फिर धावा बोल दिया, जिसमें फिलिस्तीन के 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए बड़ा विवाद है और बीते कुछ वक्त से इजराइल के शहरों में फिलिस्तीनियों के हमले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए इजराइल भी उनकी तलाश में बार बार वेस्ट बैंक में छापे मार रहा है। मगर बताया गया कि इस बार जब इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में रेड मारने पहुंची तो फिलिस्तीन के लोगों ने भी हथियार उठा लिए। इसके बाद इतनी भयानक गोलीबारी शुरू हुई कि वेस्ट बैंक के चप्पे चप्पे में गोलियों की कान फाड़ती आवाज सुनाई देने लगी। एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें दूर इजराइल की फौज की कुछ गाड़ियां अपनी पोजीशन पर जाती दिखी, मगर तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो स्वाहा हो गई। इजराइल ने 1967 की जंग के बाद वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में आए दिन इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी भिड़ते रहते हैं। इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए 4,500 नए घर बनाने के इजराइल सरकार के फैसले पर बवाल शुरू हो गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल सरकार के इस फैसले का विरोध किया और साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ाएगा। तुर्की का मानना है कि इजराइल के इस फैसले से दोनों देशों में स्थायी शांति की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। असल में हाल ही में इजराइल सरकार ने वेस्ट बैंक के 19 शहरों में 4,500 नए घर बनाने का फैसला लिया है, जहां यहूदियों को बसाया जाएगा। वेस्ट इलाके में यहूदियों की जनसंख्या बढ़ सके और वो ज्यादा मजबूत हो सके। इजराइल के कब्जे के बावजूद बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में रहते हैं, जबकि इजराइल लगातार वहां यहूदियों की जनसंख्या बढ़ाने में जुटा है। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी के आरोप में वहां की सीमा पुलिस के 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों से मारपीट करते दिखे थे। बाद में इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें इजराइल की सीमा पुलिस के दोनों अधिकारी प्रदर्शनकारियों से हाथापाई करते नजर आए। इस दौरान वहां कई महिलाएं भी थी, लेकिन उन दोनों ने उन पर भी मुक्के बरसाए। उन्हें जो भी रोकने पहुंचा उसे उन दोनों ने पीट दिया। इससे पहले इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जुटे कई लोगों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उनके मुताबिक वहां इजराइल की सेना के न होने से हमेशा फिलिस्तीन की तरफ से हमले का खतरा मंडराता रहता है। इसी वजह से उन्होंने वहां सेना की स्थायी चौकी बनाने की मांग की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल के दुश्मनों के साथ मिलकर इजराइल पर हमले का प्लान बनाया ताकि इजराइल को घेर कर मारा जा सके। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल को घुटनों पर लाने के लिए ईरान ने आतंकी संगठन हमास का साथ मांगा और आतंकी संगठन हमास और ईरान के बीच तेहरान में बड़ी डील हुई, जबकि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन पहले से ही ईरान के पाले में है, जिसके लड़ाके वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फैले हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान चाहता है कि हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद मिलकर इजराइल के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दें कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तबाह हो जाए। ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाकर अपने दुश्मन देशों को डराने की फिराक में है, जबकि इजराइल ने उसके इसी खुफिया कार्यक्रम को रोकने की कसम खाई। इजराइल अब तक ईरान के समर्थन वाले कई चरमपंथी संगठनों को सीरिया और इराक में निशाना भी बना चुका है, जिसे रोकने के लिए हमास और ईरान ने हाथ मिला लिया। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में दिन दहाड़े 19 साल के एक छात्र की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। जिस लड़के की हत्या की गई उसका नाम निखिल चौहान बताया गया और वो आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ता था। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुछ रोज पहले निखिल का किसी बात पर क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। आरोप है कि उसी झगड़े की वजह से कॉलेज के बाहर उस लड़के ने अपने कुछ साथियों के साथ निखिल को घेर लिया और फिर उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया। यहाँ पर कुछ बहस हुई और बहस होने के बाद निखिल को इसी जगह से चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। अचानक हुए इस हमले में निखिल बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा रखा था, वहां पहुंचे तो मृत था। निखिल दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके का रहने वाला था और वो आर्यभट्ट कॉलेज में BA ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। इस बीच पुलिस ने दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र निखिल की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को 4 लड़कों ने अंजाम दिया, जिनमें दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मर्डर में शामिल राहुल और हारून नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तो ये बताया 2 लड़के पकड़े हुए हैं बस। अच्छा, कभी निखिल ने कुछ घर में आके बताया आपको कोई लड़ाई? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल की उम्र 19 साल है और वो भी आर्यभट्ट कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसके पिता दिल्ली के बिंदापुर इलाके में दुकान चलाते हैं, जबकि 19 साल का दूसरा आरोपी हारून दिल्ली के जनकपुरी का रहने वाला है और वो राहुल का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक हारून दिल्ली के नांगलोई इलाके में टी-शर्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता है। इन दोनों के अलावा इस हत्याकांड में 2 और लड़के शामिल हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है।
और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र निखिल की हत्या के पीछे की वजह उसकी दोस्त से हुई बदतमीजी है, क्योंकि आरोप है कि करीब एक हफ्ते पहले निखिल की दोस्त के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने बदसलूकी की थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अपनी दोस्त से हुई बदतमीजी से निखिल नाराज था और उसी बात पर आरोपी लड़के के साथ उसकी बहस हुई थी। एक हफ्ता पहले जो निखिल की गर्लफ्रेंड थी उसे जो आरोपी छात्र थे उसने उसके साथ छेड़खानी कर दी थी, कुछ मिसबिहेव किया था। सूत्र बताते हैं कि उस दौरान उस लड़के ने निखिल को देख लेने की धमकी दी थी। आरोप है कि वो लड़का कई दिनों से निखिल से बदला लेने की फिराक में था। उसे मौका तब मिला जब एक रोज पहले निखिल क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर निकला। पुलिस के मुताबिक उसी दौरान आरोपी लड़के ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में निखिल को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र निखिल के घर वालों का कहना है कि वो हत्या से पहले मॉडलिंग के लिए मुंबई जाने वाला था, लेकिन मुंबई जाने से पहले ही कॉलेज के बाहर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से निखिल के घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों का कहना है कि निखिल पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करता था। उसने 2 गाने भी बनाए थे जो यूट्यूब पर मौजूद हैं। निखिल के पिता संजय चौहान के मुताबिक वो मॉडलिंग के लिए मुंबई जाने वाला था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि कॉलेज में हुए मामूली विवाद की वजह से उनके बेटे की जान चली जाएगी। मॉडलिंग कर रहा था, पापा मॉडल बनूंगा। मुंबई से फोन भी आया था, मेरा बेटा पेपर चल रहे हैं अभी, यही बच जा। निखिल की मां ने बताया कि उसकी दोस्त भी उसके साथ मॉडलिंग करती थी और अक्सर उनके घर आती थी। क्या मॉडलिंग करते थे दोनों लोग? हाँ जी, दोनों मॉडलिंग करते हैं। निखिल की दिन दहाड़े हुई हत्या से घर वाले सन्न है। रो रो कर उनका बुरा हाल है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि निखिल अब इस दुनिया में नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र निखिल की हत्या के बाद उसके घर वालों ने पुलिस पर उसकी दोस्त को जबरन थाने में बैठाए रखने का भी आरोप लगाया। घर वालों का कहना है कि निखिल की दोस्त के सामने ही आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला बोला, जिसके बाद उसने हमलावरों से निखिल को बचाने की कोशिश भी की। घर वालों का कहना है कि आरोपियों ने हमला तब किया जब निखिल और उसकी दोस्त कॉलेज के बाहर बैठे हुए थे। आरोप है कि तभी 4 लड़कों ने निखिल पर चाकू से वार करने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसकी दोस्त ने हमला कर रहे उन लड़कों को रोकने की कोशिश की। मतलब निखिल की दोस्त के सामने ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घर वालों का आरोप है कि इसीलिए पुलिस जानबूझकर उसे थाने से बाहर नहीं निकलने दे रही। लड़की के आगे ही चाकू मारे गए, उस लड़की को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, पुलिस वालों ने अंदर बिठा रखा है। घर वालों का यह भी आरोप है कि निखिल की दोस्त को पुलिस बोलने तक नहीं दे रही, जबकि उसके सामने ही निखिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उधर यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक काला सागर में तैनात रूस के जंगी बेड़े ने यूक्रेन पर कलिब्र मिसाइलें दाग दी। हालांकि यूक्रेन की सेना ने रूस के इन हमलों को वक्त रहते नाकाम करने का दावा किया, क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी सेना रूस की ओर से किसी बड़े हमले की आशंका को लेकर पहले ही अलर्ट थी और दावा किया गया कि रूस ने पनडुब्बी के जरिए काला सागर से यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर 4 कलिब्र मिसाइलें दागी और अजोव सागर में तैनात युद्धपोत से 4 आत्मघाती ड्रोन छोड़े। लेकिन दावा किया गया कि पहले से ही तैयार यूक्रेन की सेना ने रूस की इन मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सीमा के पास भीषण हवाई हमले कर दिए, जिनमें रूस के बेलग्रद और कुर्स्क शहर को निशाना बनाया गया। बेलग्रद के गवर्नर ने भी यूक्रेन की तरफ से किए गए इन हमलों की पुष्टि की और यूक्रेन की सेना पर रूस के आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगाया। बेलग्रद के गवर्नर ने बताया कि इन हमलों में एक बच्चे समेत 7 लोग जख्मी हो गए, जबकि कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। असल में रूस के बेलग्रद और कुर्स्क शहर यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल नजदीक है और यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को हथियारों और खाने पीने की चीजों की ज्यादातर सप्लाई भी यहीं से होती है। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन की सेना रूस के इन इलाकों पर अक्सर बम बरसाती है ताकि रूस की सप्लाई चेन तोड़ी जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में रूस के कब्जे वाले कई गांवों को आजाद करवा लिया। जापोरिजिया यूक्रेन का वही हिस्सा है जिस पर पूरी तरह कब्जे के लिए पुतिन की फौज जंग की शुरुआत से ही लड़ रही है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने जापोरिजिया के कई गांव रूसी सेना से छीन लिए। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने जापोरिजिया के एक और गांव को आजाद करवाने के बाद वहां झंडा फहराया। हालांकि जापोरिजिया पर पूरी तरह कब्जे के लिए रूसी सेना लंबे वक्त से लड़ रही है। इतना ही नहीं, रूस जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराकर पहले ही इसे अपना घोषित कर चुका है। लेकिन दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना यहां लगातार रूसी फौज से मुकाबला कर बढ़त हासिल कर रही है।